Hello guys, thank you for joining us today. Welcome to Pratham Test Prep. My name is Prateek Pradhan and in today's session, we are going to practice some questions from critical reasoning, which will be helpful for your CLAT and ALET 2021 examination. Before we start, make sure you have subscribed to the channel and clicked on bell icon to get instant notification about our upcoming sessions. So we have more live sessions. We have a daily vocabulary session for CLAT aspirants. We have a ACE CLAT series which is going on. So in videos को आप देखोगे तो it is definitely going to help you in your preparations. चलिए, so also make sure that you have joined the Telegram group. We have a dedicated Telegram group for IPM examination, and we also have a dedicated Telegram group for CLAT examination, wherein you get daily quizzes which are based on the latest pattern of your examinations. So the link is in the description. Okay, so the very first question of the day. We know how important critical reasoning is for CLAT and ALET. So we'll be practicing some questions based on critical reasoning only. So pause the video and try this question on your own. Once you have done it, फिर आप वीडियो को प्ले कीजिएगा and check करना कि were you able to mark the correct answer or not. Okay. So homeowners aged 40 to 50 are more likely to purchase ice cream and are more likely to purchase it in larger amounts than are members of any other demographic group. The popular belief that teenagers eat more ice cream than adults must therefore be false. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है, दिस इज आर्ग्यूमेंट. वी नो कि कोई भी बात कही जा रही है, दैट इज एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट में कह रहा है कि जो एडल्ट हैं 40 to 50 वाले, दे आर मोर लाइकली टू परचेज इट इन लार्जर अमाउंट्स. सो दैट इज वाई पॉपुलर बिलीफ जो है, दैट इज टीनेजर्स ईट मोर आइसक्रीम, वो गलत होगी. दिस इज व्हाट द ऑथर इज आर्ग्यूइंग अबाउट. So the argument is flawed primarily because the author does what? Author ने इन पांचों में से कौन सी गलती की है? ठीक है. फ्लॉड रीजनिंग आपको अच्छे से पता है कि इसकी आर्ग्यूमेंट में क्या गलतियां हैं, वो ढूंढना होता है फ्लॉड रीजनिंग में. ओके, तो यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा में क्या है? डेटा में दो चीजें डिस्कस हो रही है. एक हो रहा है एडल्ट्स बाइंग मोर आइसक्रीम. ध्यान रखिएगा, एक वर्ड यूज हो रहा है परचेजिंग मोर आइसक्रीम. परचेज की बात हो रही है ना. एंड दिस डेटा इज बीइंग कंपेयर्ड विद व्हाट? टीनेजर्स ईटिंग मोर आइसक्रीम. टीनेजर्स ईटिंग मोर आइसक्रीम. तो बताइए, क्या ये दोनों कंपैरिजन सही है? कोई खरीदता ज्यादा होगा और कोई खाता ज्यादा है, तो दोनों में क्या कंपैरिजन करना सही है? हो सकता है कि किसी और चीज के लिए खरीदा, इन्होंने बहुत सारी खरीदी होगी, बट ये खाते ना हो. आप उनके परचेजिंग के हिसाब से, परचेजिंग के डेटा से ये कैसे बता सकते हो कि वो खाते भी ज्यादा हैं? दिस इज द फ्लॉ हियर. ठीक है, कि वो परचेज ज्यादा कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं. तो जो पॉपुलर बिलीफ है कि टीनेजर्स ईट मोर आइसक्रीम, उस पे आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, उस पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द परचेजिंग पॉइंट, राइट. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो आंसर है, दैट इज फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए, सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. सो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड एंड दैट इज व्हाई वी कीप सेइंग इन द क्लासेस एज वेल कि आपको आर्गुमेंट में डेटा को समझना बहुत जरूरी है. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, तभी जाके आप आंसर कर पाओगे ना. जरा इसको सोचो, देखो, टेक दिस एज अ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज की तरह समझिए इसको. आपसे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई तभी दे पाओगे ना जब आपको इंग्लिश में समझ में आता होगा. आप मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी समझ में, तो मैं आपको रिप्लाई कैसे दे पाऊंगा? द सेम गोज फॉर आर्ग्यूमेंट्स, सेम गोज फॉर क्रिटिकल रीजनिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, वर्क ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल, एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो अगेन सेम ड्रिल, पॉज द वीडियो, ट्राई इट ऑन योर ओन, एंड देन प्ले इट बैक एंड चेक कीजिए कि आंसर सही है या गलत है.
A company is considering changing its policy concerning daily working hours. Currently, this company requires all employees to arrive at work at 8 a.m. डेली वर्किंग आवर्स के हिसाब से अभी क्या था कि 8 बजे तक आ जाएंगे, बट अब क्या हो रहा है पॉलिसी के हिसाब से would permit each employee to decide when to arrive from 6 a.m. to late as 11 a.m. The adoption of this policy would be most likely to decrease employees' productivity if the employee's job functions require them to. अब देखो क्या प्रॉब्लम आती है, कई लोग सर पैसेज तो समझ में आ गया लेकिन ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, क्वेश्चन अगेन वही चीज है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसी है, आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका इंग्लिश कितना स्ट्रांग है. तो यहाँ पे कह रहा है कि चलो ये पॉलिसी जो है अगर हमने अप्लाई कर दिया, अगर ये पॉलिसी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो कैसे इससे देयर विल बी अ डिक्रीज इन एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी. इस पॉलिसी के थ्रू कैसे डिक्रीज हो सकता है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अगर आपके जॉब फंक्शन में कुछ रिक्वायरमेंट हो. तो अब सोचो मैं 6 बजे आ रहा हूँ, लेट्स से 5 आवर्स वर्किंग है, मान लीजिए 5 आवर्स की वर्किंग है, मैं 6 बजे आ रहा हूँ, मैं 5 घंटे काम करूंगा. ठीक है, आई लीव बाई 11 AM, 6 to 11 मैंने काम किया. वहीं पे कोई 7 पे आएगा तो वो 7 to 12 काम करेगा. कोई वहां पे मान लो 9 आया तो 9 से आप 5 घंटे काम करोगे. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो मेरे जॉब फंक्शन में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हर किसी को किसी दूसरे से कुछ डिस्कशन करना हो, तो विल देयर बी अ टाइम जहां पे सारे लोग एक साथ ऑफिस में होंगे? नहीं, क्योंकि जब मैं आऊंगा तब कोई जा चुका होगा, या जब मैं जा रहा हूँ तब कोई आ रहा होगा. तो बहुत मुश्किल होगा दैट एवरीबडी इज देयर इन द ऑफिस एट पर्टिकुलर टाइम, एंड उसके हिसाब से फिर आप अपना डिस्कशन कर पाओ. सो क्या ये एक एक करके हम ऑप्शंस देखें कि वर्क विदाउट इंटरप्शन फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? आप अपना इंटरप्शन नहीं चाहते एम्प्लॉयज से, तो हाउ इज दिस पॉलिसी गोइंग टू डिक्रीज एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी? नहीं. अगर आप देखते हो ऑप्शन नंबर डी, इंटरैक्ट फ्रीक्वेंटली विद ईच अदर थ्रू आउट द इंटायर वर्क डे. यस, ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन चाहिए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम समबडी वुड बी मिसिंग इन योर कंपनी. कोई आया होगा, कोई नहीं आया होगा, तो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा सा मिस हो जाएगा. दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम दैट विल डिक्रीज एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी. आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है. एंड यस, इफ यू फील कि सर बाकी ऑप्शंस आपने कैसे एलिमिनेट किया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई डेफिनेटली टेल यू कि कैसे बाकी ऑप्शंस भी गलत हो सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है. इंटरप्शंस नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट माई प्रोडक्टिविटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Because no employee wants to be associated with bad news in the eyes of superior, information about serious problems at lower level is progressively softened and distorted as it goes up each step in the management hierarchy. The chief executive is therefore less well informed about problems at lower levels than are his or her subordinates at those level. Information जो बोल रहा है कि मान लीजिए ये लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 1 था, फिर इसके ऊपर मैनेजर आ गया, फिर मान लीजिए चीफ मैनेजर आ गया, देन इसके ऊपर जनरल मैनेजर आ गया, एंड ऊपर मान लीजिए सीईओ आ गया. अब क्या कह रहा है कि इस लेवल पे जो प्रॉब्लम होता है ये ऊपर जाते जाते ना क्या हो जाता है, सॉफ्टेंड हो जाता है एंड डिस्टॉर्टेड हो जाता है. यानी कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट बीइंग पास्ड ऑन टू द सीईओ और द अपर मैनेजमेंट इन द कंपनी. This is what they are trying to say. तो अब इसके पीछे बोल रहा है कि what is the assumption, क्या assumption लिया गया. तो कई बार क्या होता है कि लोगों को डेटा समझ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या फिर समझ तो जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ओके, बट लॉजिक जो पार्ट है, जो क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, वो मिस हो जाता है. तो उसको आप अपने एग्जाम्पल से सोचिए. फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक ऑफ दिस कि मैंने कहा दिस इज पॉइंट ए या सिटी ए और रोड ए है यहाँ पे, दिस इज रोड बी,
and this is road C. ठीक है, मैंने कहा कि रोड बी और सी पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, therefore you cannot reach from A to C. आप A से C पे नहीं जा सकते क्योंकि रोड BC पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो आई हैव अज्यूम्ड समथिंग, कुछ तो अज्यूम किया है मैंने. क्या अज्यूम किया है? तो आप क्लियरली सोचोगे कि यार क्यों मैं BC के रोड जो है, रोड BC जो है, अगर वो खराब है या कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो व्हाई इज द ऑथर सेइंग दैट A से C पे जा ही नहीं सकते? बिकॉज द ऑथर हैज अज्यूम्ड कि A से C पे जाने के लिए आपको यही रूट फॉलो करना पड़ेगा. B और C वाला जो रोड है उसको आपको यूज करना पड़ेगा. तो वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड देन आपका सीईओ, ये इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो रहा है. जो आपके अपर मैनेजमेंट है धीरे धीरे वो चीजों को डिस्टॉर्ट कर रही है, बिकॉज ही इज अज्यूमिंग कि यही एक रास्ता है इंफॉर्मेशन के ट्रैवल करने का. दिस इज ओनली द वे जिस पे एक इंफॉर्मेशन लोअर ग्राउंड से आपके अपर ग्राउंड तक जा सकता है. So, chief executives obtain information about problems at lower levels from no other than their subordinates. कोई और सोर्स नहीं है, यही एक सोर्स है जिसके थ्रू वो जा रहा है. That is why they are saying कि chief executive is therefore less well informed about the problems, because he has assumed कि यही एक तरीका है इंफॉर्मेशन ऊपर जाने का. ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया. एंड यस, अगेन सेम थिंग, इफ यू फील दैट व्हाई अदर ऑप्शंस आर नॉट गुड, और इफ यू फील कि सर आई फील दैट दिस इज द क्वेश्चन, दिस ऑप्शन कैन आल्सो बी एन assumption, then please do let me know in the comment box, and in the next video I'll explain why that particular option is correct or incorrect. So I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please don't forget to like, and yes, subscribe to the channel to get instant notification about our upcoming sessions. It is going to help you in your preparations. So that's it. Thank you so much, everyone. We'll meet again in the next class.